हमारी इस दुनिया की इतनी ज्यादा तरक्की और आधुनिकता के पीछे सबसे बड़ा योगदान बिजली का है। बिजली के बिना जैसे हम एक दिन भी सोच नहीं सकते। हमारे मोबाइल फोन से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज बिजली पर निर्भर है। लेकिन क्या होगा अगर अचानक हमेशा के लिए हमारी पूरी दुनिया की बिजली चली जाए और बिजली कभी भी वापस न आए? सालों तक हमारी पूरी दुनिया भयानक अंधेरे में डूबी रहे। उसी के साथ अचानक इस आधुनिक दुनिया में बिजली न होने की वजह से हमारे चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल उजड़ा हुआ पड़ा रहे। अलग अलग फैक्ट्री, दवाइयों की फैक्ट्री, बड़े बड़े डिजिटल शॉपिंग मॉल समेत सब कुछ, और ऐसे ही धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाए हमारी पूरी दुनिया। तब क्या इंसान इस बिजली के बिना दुनिया में जिंदा रह पाएगा, या फिर दुनिया की हर चीज के साथ साथ इंसान भी खत्म हो जाएगा? यही हम देखेंगे आज की इस शानदार सर्वाइवल मूवी की कहानी में। तो चलिए घूम कर आते हैं बिजली के बिना एक बर्बाद हो चुकी दुनिया की कहानी से। तो कहानी शुरू होती है भविष्य की दुनिया से, जब हमारी दुनिया तबाही के बिल्कुल कगार पर पहुंच चुकी थी। असल में आज से करीब कुछ साल पहले दुनिया बिल्कुल सामान्य ही थी, लेकिन अचानक दुनिया के सोलर सिस्टम में ऐसी एक समस्या पैदा होती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फैल जाता है एक अजीब सा सोलर फ्लेयर, जिसकी वजह से अचानक पूरी दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो सब पूरी तरह बेकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया की बिजली भी काम करना पूरी तरह बंद कर देती है, जिससे देखते ही देखते पूरी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, फैक्ट्रियों की अलग अलग डिजिटल मशीनें, यानी दुनिया के हर कोने में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो सब पूरी तरह बेकार हो जाते हैं। जिस दुनिया का लगभग हर काम बिजली पर निर्भर था, बिजली के बिना वही दुनिया भी जैसे बिल्कुल बेकार हो जाती है और इंसानों की जिंदगी भी पूरी तरह बदलने लगती है। पूरी दुनिया में जितनी फैक्ट्रियां थीं जो मुख्य रूप से बिजली पर निर्भर थीं, उनके अचानक बंद हो जाने से लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं और धीरे धीरे दुनिया के लगभग ज्यादातर लोगों में इतनी ज्यादा आर्थिक समस्या पैदा हो जाती है कि अब तक उन्हें बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। लोगों के पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। कई लोग तो दिन में 3 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते थे। यहाँ तक कि ज्यादातर जगहों के स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां, ऑफिस, कचहरी, ये सब बहुत समय से उजड़ी हुई हालत में पड़े रहने की वजह से पूरी दुनिया जैसे तबाही के कगार पर पहुंच जाती है। यहाँ तक कि इंसानों की दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियां भी देखते ही देखते बंद हो जाती हैं। अब लगभग हर चीज पूरी तरह उजड़ी हुई हालत में पड़ी है और फिलहाल लोग अब बहुत मुश्किल से इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दुनिया के जितने बड़े बड़े और ताकतवर देश थे, उन देशों की सरकारें भी हर देश की ऐसी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी ताकत छोड़कर चली जाती हैं। नतीजा यह होता है कि अब ज्यादातर देशों में कोई सरकार नहीं बची है, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग इलाकों में जो अमीर लोग थे वो जैसे तैसे अपना अपना राज चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास जमा थे कई बहुत ही एडवांस हथियार और उन हथियारों को चलाने के लिए ट्रेनिंग पाए हुए लोग भी उनके साथ थे। इस तरह कई लोगों ने दुनिया के अलग अलग इलाकों पर कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में बहुत से लोग भूख से मरने लगते हैं। उसी के साथ अब दुनिया में दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो जाने की वजह से कई मरीजों का इलाज करना संभव नहीं रहता। यहाँ तक कि हर एक अस्पताल उजड़ी हुई हालत में पड़ा था, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियों के कारण भी लोग मरने लगते हैं और मौजूदा दुनिया में पैसे की कोई खास कीमत नहीं रह गई थी। सिर्फ कुछ कीमती चीजों और अलग अलग हथियारों की ही अहमियत रह गई थी, जिनकी ताकत से ही अब लोग राज कर सकते थे। अब हम जैक नाम के एक शख्स को देखते हैं। असल में जब दुनिया बिल्कुल सामान्य थी, तभी जैक दुनिया का सबसे मशहूर ट्रेजर हंटर था। वो अपनी काम की कुशलता की वजह से बहुत ही कम समय में मशहूर हो गया था। दरअसल किसी भी तरह की पुरानी चीजें या हजारों साल पहले खोई हुई चीजें, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, उन्हें ढूंढ निकालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चीजें चाहे रेगिस्तान के नीचे हों या समुद्र में कितनी ही गहराई में क्यों न हो, उन्हें ढूंढ निकालना उसके लिए बहुत ही आम बात थी। जैक एक बहुत ताकतवर और आत्मसम्मान वाला इंसान भी था। वो किसी के अधीन रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए जब भी उसके पास किसी चीज को ढूंढने का काम आता, वो काम पूरा करके अपनी मेहनताना लेकर अपने तरीके से जिंदगी जीता था। उसकी अपनी जिंदगी में किसी का दखल उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा अकेला ही रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ निकाली थीं जो असल में किसी और के लिए संभव नहीं थीं, इसलिए हर तरफ उसकी काफी इज्जत और नाम था। लेकिन दुनिया के तबाह होने के करीब 6 साल बीत चुके थे। अब बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। अब हम जैक को इंग्लैंड के एक शहर में देखते हैं, जो अपनी एक बाइक पर सवार होकर किसी जगह की ओर जा रहा था। जैक असल में अभी भी एक ट्रेजर हंटर के तौर पर काम करता है और आज भी वो अपने ऐसे ही एक मिशन पर आया है। तो जैक यहाँ बहुत ही सावधानी से अपनी बाइक लेकर एक उजड़ी हुई बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। इसके बाद वो सीधे उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जैक उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर उसके पास मौजूद एक होटल में दाखिल होता है, जो कभी बहुत ही लग्जरी होटल हुआ करता था, लेकिन अब ये उजड़ी हुई हालत में पड़ा है। जैक
जैक तब अपने हाथ में एक छोटी सी टॉर्च लेकर सीढ़ियों से धीरे धीरे होटल के ऊपर की तरफ बढ़ता है, जहाँ एक बहुत बड़ी शेल्फ में कई तरह की किताबें रखी हुई थी। जैक तब उस बुक शेल्फ के पास जाकर चारों तरफ बहुत ध्यान से देखने लगता है और कुछ देर ऐसे ही चेक करने के बाद वो वहाँ एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ लेता है। इसके बाद जैसे ही वो उस बुक शेल्फ को वहाँ से हटाता है तो सामने एक कमरा दिखाई देता है। जैक उस कमरे के बिल्कुल पास पहुँच जाता है। इसके बाद वो अपने पास मौजूद कुछ छोटे छोटे बमों की मदद से वहाँ लगे एक मजबूत स्टील के दरवाजे को तोड़ देता है। अब जैक थोड़ा आगे बढ़ने पर वहाँ एक लॉकर देखता है जिसके ऊपर अलग अलग तरह के अक्षरों के बटन लगे थे, यानी सही पासवर्ड डालने पर ही उस लॉकर को खोला जा सकता था। जैक तब अपने स्पेशल एक लाइट की मदद से वहाँ के अक्षरों को बहुत ध्यान से देखने लगता है और जिन अक्षरों पर इंसानों के उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे वो उन्हें एक छोटे से कागज पर लिखने लगता है। फिर भी पासवर्ड पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ अक्षर उलझे हुए थे, लेकिन जैक तो बहुत ही समझदार था, इसलिए वो बहुत ही कम समय में पासवर्ड को सही तरीके से सजा लेता है। इसके बाद जैसे ही वो लॉकर में पासवर्ड डालता है तो पता चलता है कि पासवर्ड बिल्कुल सही है, इसलिए जैक लॉकर खोलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही लॉकर खुलता है तो वहाँ कोई सोना चांदी या पैसे नहीं थे, बल्कि वहाँ कुछ बहुत पुराने एल्बम रखे हुए थे। इसके बाद वो वहाँ एक ग्रामोफोन देखता है जिसे बिना बिजली के भी किसी दूसरे स्रोत से चलाया जा सकता था, इसलिए जैक तब उस ग्रामोफोन की मदद से उस एल्बम को वहीं प्ले कर देता है। उस एल्बम का नाम था पासवर्ड। तो जैसे ही ग्रामोफोन पर वो पासवर्ड गाना बजना शुरू होता है, ठीक उसी समय देखा जाता है कि उस गाने के असर से एक और लॉकर खुल जाता है। इसके बाद जैक उस लॉकर के अंदर से एक बहुत ही कीमती वायलिन निकालता है जो कभी दुनिया का सबसे महंगा वायलिन था। इसके बाद जैसे ही जैक उस वायलिन को लेकर वहाँ से जाने वाला होता है तभी वहाँ कुछ लोग पुलिस बनकर आ जाते हैं, लेकिन मौजूदा दुनिया में पुलिस की संख्या बहुत कम थी। तो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर जैक से कहता है, हमें पता है कि तुम यहाँ चोरी करने आए हो, लेकिन हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे अगर तुम अपनी चोरी की हुई चीज यहीं छोड़कर चुपचाप चले जाओ। लेकिन जैक बहुत ही चालाक था। जैक तब उनसे कहता है, चोर मैं हूँ या तुम लोग क्या समझते हो? ऐसे पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी करने आओगे और मुझे बेवकूफ बना दोगे? ये सब सुनकर वहाँ जो लोग पुलिस बनकर आए थे वो समझ जाते हैं कि जैक उन्हें पहचान चुका है, यानी वो असल में चोरों का ही एक गैंग थे। अब यहाँ दिखाया जाता है कि जैक उनके ऊपर हमला करने से पहले ही वो उल्टा जैक पर तुरंत हमला कर देते हैं, लेकिन जैक के पास बहुत ही एडवांस बंदूक थी और उसे चलाने में वो बहुत माहिर था, इसलिए वो उन पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन वो चोरों का गैंग बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता था, इसलिए जैक की बंदूक की गोली बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जैक तब बंदूक को छोड़कर अपने हाथों से लड़ाई करने लगता है। उसके शरीर में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले ही उनके लिए काफी था, यहाँ तक कि वे सभी एक साथ होकर भी जैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके बाद जब एक और चोर जैक के पीछे से हमला करने ही वाला था तभी जैक इसे समझकर पीछे की ओर ब्लेड फेंक देता है, जिसकी वजह से वो चोर वहीं खत्म हो जाता है। अब वहाँ बाकी बचा था चोरों के गैंग का लीडर। तो जब जैक उस लीडर की तरफ भी अपना एक ब्लेड फेंकता है तो वह लीडर अपने हाथ से ब्लेड को पकड़ लेता है और तभी देखा जाता है कि उस ब्लेड के अंदर एक बम फट जाता है, जिससे वह लीडर वहीं मर जाता है। जैक अकेले ही इतने बड़े चोरों के गैंग को खत्म कर देता है। इसके बाद जैक उस होटल से बाहर निकलता है और अपनी बाइक लेकर सीधे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचता है जो अब एक फैक्ट्री थी, और वहाँ के दरवाजे के सामने कई गार्ड मिलकर पहरा दे रहे थे। असल में यह जगह एक बहुत अमीर व्यक्ति की थी जिसका शौक था कि वह बहुत कीमती और पुरानी चीजें अपने पास रखता, इसीलिए उसने जैक को हायर करके वायलिन को लेने का मिशन भेजा था। तो जैक तब वायलिन लेकर अंदर जाता है और वहाँ के एक असिस्टेंट के हाथ वायलिन सौंप देता है। इसके बाद असिस्टेंट जैक से कहता है कि अगस्ता के जरिए एक और महत्वपूर्ण काम करवाना चाहता है, और जैक तब उसके पास यह जानना चाहता है कि अगस्ता उसे बाद में कौन सा काम देना चाहता है। असिस्टेंट फिर उसे अपना काम बताता है, लेकिन जैक तुरंत मना कर देता है क्योंकि इस काम को करने के लिए उसे ऐसे एक समुद्र के किनारे जाना होगा जो कि दूसरे देश में स्थित था। अगर यह सामान्य दुनिया होती तो वो किसी भी तरह ये काम कर देता, लेकिन अब दुनिया ऐसी हालत में थी कि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि दूसरे देशों की स्थिति कैसी है और यहाँ तक कि वह शहर या देश अभी भी मौजूद है या नहीं। इसलिए जैक इतना जोखिम लेकर यह काम करना नहीं चाहता था। इसके बाद असिस्टेंट अगस्त के पास जाकर बताता है कि जैक अपनी अगली मिशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें उसकी जिंदगी के लिए खतरा है। ये सुनकर अगस्त कुछ गुस्से में आ जाता है। वह तब अपने असिस्टेंट से कहता है कि किसी भी तरह जैक को ऐसा ऑफर देना जिसे जैक कभी इनकार नहीं कर सके। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। जैक अपनी मोटरसाइकिल लेकर एक फैक्ट्री जैसी जगह पर आता है। यह असल में उसका घर था। जैक के पास अपने कहने के लिए कोई खास नहीं था। तो यहाँ दिखाया जाता है कि जैक के घर के अंदर एक पुराना जहाज रखा था जिसे वह अपने अलग अलग कामों में काम में लेता था, और जैक असल में अपने घर के हर जगह अलग अलग तरह के ट्रैप बना चुका था क्योंकि अब दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया के हर कोने में अब बहुत खतरे थे। कौन कब किस पर हमला कर दे ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए जैक पहले से ही तैयारी करके अपने घर के हर जगह ट्रैप सेट कर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक की जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन उसका एक कुत्ता था जिसे वह बहुत प्यार करता था। घर लौटकर जैक सबसे पहले अपने कुत्ते को खाना खिलाता है। इसके बाद जैक शांत मन से बैठकर अपनी पेमेंट चेक करता है, यानी कुछ समय पहले जो मिशन उसने पूरा किया था उसके लिए उसे जो कुछ दिया गया है वो वह देख रहा था। यहाँ
दिखाया जाता है कि एक सूटकेस में कुछ खाना, पानी और कुछ चीजें रखी हुई थीं, जिनमें एक पुराना और लोकप्रिय एल्बम भी था। जैक तब अपने घर में रखे एक ग्रामोफोन के जरिए उस एल्बम के गाने बजाना शुरू करता है और बड़े आनंद के साथ बैठकर अकेले ही ड्रिंक करता है। तो यहाँ काफी ड्रिंक करने के बाद जैक थक कर सो जाता है और सोते हुए वह एक बहुत सुंदर सपना देखता है। उसमें वह देखता है कि वह एक छोटी नाव में बहुत ही सुंदर जगह पर है। एक नदी के ऊपर से वह नाव लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। असल में यह कभी जैक का सपना था। इसी बीच एक आवाज सुनकर जैक तुरंत नींद से उठ जाता है और वह अपनी बंदूक निकालकर चारों तरफ देखता है कि सच में वहाँ कोई आया है या नहीं। जैक बंदूक लेकर धीरे धीरे बाहर निकलता है और यहाँ वह देखता है कि उसके बनाए हुए ट्रैप में एक सोल्जर फंस गया है। जैक को देखकर वह सोल्जर उसकी मदद मांगता है और बार बार कहता है कि वह कोई चोर नहीं है, असल में उसे अगस्त ने यहाँ भेजा है। वह जैक को कुछ ऑफर देना चाहता है, इसलिए उसने इमरजेंसी में उसे मिलने को कहा। यह सुनकर जैक वहाँ और एक क्षण भी देरी नहीं करता। वह सीधे उस सोल्जर को छोड़कर अगस्त की फैक्ट्री की ओर चला जाता है। फैक्ट्री में एक खास जगह थी जहाँ अगस्त अपने लोगों के साथ एक टेबल पर बैठकर सिर्फ जैक के लिए इंतजार कर रहा था। इसके बाद जैक वहाँ पहुंचकर सीधे उसके सामने बैठ जाता है और क्योंकि उसने यहाँ बैठने के लिए अनुमति नहीं ली थी, अगस्त उससे कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान बहुत कम देखा है, तुम्हारे पास काफी हिम्मत है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे जरिए मैंने जो काम करवाया है, ऐसे बहुत सारे काम मैंने कई लोगों से करवाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे मुझे इतना हुनर किसी में नहीं मिला। तुम्हारे अंदर छिपी चीजों को ढूंढने की टैलेंट ने मुझे पूरी तरह प्रभावित किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए और काम करो। इसके बाद अगस्त जैक से कहता है, जितना मुझे पता है तुम्हें नाव के प्रति काफी लगाव है ना? इसलिए अगर तुम इस मिशन को पूरा कर दो तो मैं तुम्हें एक बहुत कीमती नाव देने का वादा करता हूँ। बोट की बात सुनकर जैक अब मिशन के बारे में जानना चाहता है। अगस्त तब उसे बताता है, तुम्हें असल में विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग लेनी है, क्योंकि अब पूरी दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। वहाँ जहाँ मोनालिसा पेंटिंग रखी है शायद कोई गार्ड या इंसान नहीं होगा, इसीलिए अगर तुम चाहो तो बहुत आसानी से पेंटिंग ले सकते हो, लेकिन पेंटिंग अब काफी सीक्रेट जगह पर रखी हुई है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम आसानी से उस जगह पहुँच सकते हो और इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें जो भी चीजें चाहिए, जैसे खाना, पानी और बाकी सामान, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तुम्हें किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करना होगा। अब बोट पाने के लिए जैक अगस्त के प्रस्ताव को मान ही लेता है। जैक तब वहीं से सीधे अपने घर लौटता है और मिशन के लिए पूरी तैयारी करके अपने कुत्ते को लेकर सीधे उस लड़की के पास जाता है जो असल में अगस्त की असिस्टेंट थी। जैक तब अपने कुत्ते की जिम्मेदारी असिस्टेंट के हाथ में सौंप देता है। असिस्टेंट उसके बात मानने के बाद जैक अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने नए मिशन के लिए निकल पड़ता है। हालांकि जैक हर मिशन अपनी बाइक से करता है, लेकिन यह मिशन दूसरे देश में होने के कारण अगस्त ने वहाँ के एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज की व्यवस्था की थी। जैक तब सीधे उस एयरपोर्ट पहुँचता है, लेकिन जब वह एयरपोर्ट पर जहाज की हालत देखता है तो वह बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि जहाज के कई हिस्सों में बुलेट लगी हुई थी और छेद बन गए थे और ऐसे जहाज से मिशन पर जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। इसके बाद एयरपोर्ट के एक कमरे में अगस्त उसे बुलाता है और जब जैक वहाँ पहुँचता है, अगस्त उसे एक बहुत बड़ी नक्शा दिखाना शुरू करता है। नक्शे में असल में उन जगहों की योजना थी जिन रास्तों से उसे पेंटिंग तक पहुँचना होगा, इसलिए अगस्त यहाँ बहुत ध्यान से नक्शे की योजना समझा रहा था। साथ ही वह उसे उन सभी रास्तों को भी दिखा रहा था जिनसे जाने पर उसका खतरा कम हो सकता है। इसके बाद वह जैक से कहता है, जब तुम पेरिस पहुँचोगे, पेरिस के बिल्कुल सेंट्रल में मेरा एक आदमी तुमसे मिलने आएगा। तुम बस वहाँ पहुँचो, उसके बाद क्या करना है वो तुम्हें सब समझा देगा। अब जैक सब तैयार करता है और मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। शाम के समय वह हवाई जहाज से मिशन के लिए रवाना होता है। उसके साथ हवाई जहाज का एक पायलट भी होता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी तैयार करने के बाद देखा जाता है कि पायलट हवाई जहाज को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। लेकिन पायलट उसे कहता है, कोई चिंता मत करो, असल में हवाई जहाज में ईंधन लीक हो रहा है, लेकिन इससे हमें कोई खतरा नहीं है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद हमें सिर्फ पैराशूट से कूदना होगा। हवाई जहाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसी स्थिति देखकर जैक बहुत डर जाता है और वह जल्दी से पैराशूट पहनते हुए कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी पैराशूट का इस्तेमाल नहीं किया, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? लेकिन पायलट हमेशा शांत रहता है। वह जैक से कहता है, पैराशूट पहनने से डरने की कोई बात नहीं, हमें बस सही पोजीशन से कूदना है। तो जब मैं तुम्हें कूदने के लिए कहूंगा उसी समय पैराशूट काम करेगा। अब जैक वहाँ बैठकर अपने आदेश का इंतजार करता है ताकि उसे कहते ही तुरंत कूदना पड़े। इसके बाद जैक देखता है कि कुछ सोल्जर वहाँ गोली चला रहे हैं। असल में उन पर ही गोलियां चल रही हैं। शायद वे एक ऐसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच गए हैं जहां गार्ड उस जगह की सुरक्षा कर रहे हैं और उन्हें अपराधी समझकर शूट किया जा रहा है। इसी बीच पायलट किसी तरह हवाई जहाज को वहां से आगे ले जाता है और वह जैक से कहता है, असल में हमें अपना प्लान थोड़ा बदलना होगा। हम थोड़ी दूरी के बाद कूदना चाहते थे, लेकिन अब हमें इसे थोड़ा पहले करना पड़ेगा, वरना इस हमले में हम मर सकते हैं। यह सुनकर जैक हवाई जहाज के दरवाजे की ओर जाता है और जैसे ही पायलट उसे कूदने के लिए कहता है, वह बहुत हिम्मत करके कूद जाता है और बहुत ही कम समय में नीचे
सुरक्षित लैंड कर लेता है। लेकिन लैंड करने के थोड़ी ही देर बाद जैक समझ जाता है कि वह जहां लैंड हुआ है वह कोई सामान्य जगह नहीं थी, क्योंकि जहां भी जैक की नजर जाती थी वहां सिर्फ आग जल रही थी। इसके बाद जैक थोड़ी दूरी आगे बढ़ता है और सामने देखता है कि कुछ लोगों को मारकर लटकाया गया है। असल में इस जगह पर एक अमीर व्यक्ति शासन कर रहा था, लेकिन आम लोग उसका विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस तरह लोगों को मार रहा था। ये सब देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद जैक धीरे धीरे आगे बढ़कर उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी देखा जाता है कि एक दीवार टूटकर एक बहुत बड़ा टैंक उसकी तरफ आ जाता है और वह टैंक जैक को मारने के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर जैसे ही टैंक जैक पर हमला करने वाला होता है तभी एक मिसाइल गिरती है और टैंक वहीं रुक जाता है। कुछ समय बाद देखा जाता है कि वहां आंदोलन कर रहे कई लोग आते हैं और वे सीधे टैंक पर चढ़कर उसके ढक्कन को खोल देते हैं। इसके बाद वे ग्रेनेड से हमला करना शुरू करते हैं, जिससे टैंक के अंदर मौजूद सारे सोल्जर मर जाते हैं। दूसरी तरफ हम वॉलकॉप नामक एक व्यक्ति को देखते हैं। असल में इस पूरे शहर पर अब वह राज कर रहा था। वॉलकॉप बहुत ही डरावना और खतरनाक इंसान था। लोगों की जान उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। वॉलकॉप का एक करीबी आदमी भी था जो उसका राइट हैंड था। उसका नाम था गॉर्निज। गॉर्निज वॉलकॉप को बताता है कि कुछ समय पहले किसी ने उसके हवाई जहाज पर हमला किया था और तब देखा गया कि एक व्यक्ति पैराशूट से नीचे उतर रहा है। शायद उसने आसपास कहीं लैंड किया है। वॉलकॉप गॉर्निज से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढकर उसके सामने ले आओ। गॉर्निज तुरंत काम में लग जाता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। जैक चलते चलते सुबह हो गई है और अब वह शहर के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच चुका है, जो कि असल में एक बर्बाद होने वाला शहर था। कुछ दूरी आगे बढ़ते ही जैक समझ जाता है कि यह एक बस्ती क्षेत्र है, जहाँ के लोग वॉलकॉप के डर में हमेशा सहमे रहते थे और अपने जीवन को बहुत कष्ट में जीते थे। लेकिन यहाँ के आसपास के लोग बहुत गंदे और पुराने कपड़े पहने थे, इसलिए जैक को देखकर आसानी से समझ लिया जा सकता था कि वह किसी और जगह का इंसान है। इसीलिए जैक एक कचरे के ढेर के पास जाता है और वहाँ से कुछ कपड़े उठा लेता है और वह अपने अच्छे कपड़े कहीं छुपा देता है। वह पुराने कपड़े पहन लेता है ताकि लोग उसे देखकर यह समझें कि वह यहाँ का ही आदमी है। आगे देखते हैं कि जैक सामने कई लोगों को इकट्ठा हुआ देखता है। वह भी उस भीड़ में घुस जाता है। असल में वहाँ एक सोल्जर टीम का लीडर सबके सामने भाषण दे रहा था। वह सबको बता रहा था कि हमारा लीडर वॉलकॉप ने सख्ती से आदेश दिया है और आप सब जानते हैं कि पूरे शहर में अब कर्फ्यू लागू है। अगर कोई गलती से इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद सोल्जर लीडर दो लोगों को भीड़ के सामने लाता है और उन्हें बहुत ही निर्दय तरीके से सबके सामने मार देता है ताकि उनकी मौत देखकर बाकी लोग डर जाएं। ये सब देखकर जैक उस जगह से चलने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी आगे बढ़ते ही देखा जाता है कि कुछ सोल्जर जैक के पास आते हैं और वह जैक से कहते हैं कि उनके हाथ में जो व्यक्ति है वह उन्हें दे दो। लेकिन जैक बहुत चालाक है। वह उस व्यक्ति को एक सोल्जर के चेहरे पर फेंक देता है और तुरंत बाकी सोल्जरों से लड़ाई शुरू कर देता है। इसी बीच जब एक सोल्जर जैक पर हमला करने आता है तो उसका हाथ कार के दरवाजे में फंस जाता है और एक और सोल्जर को जैक पकड़कर कार के कांच में फेंक देता है। इस बीच एक सोल्जर जैक पर चाकू से हमला करने ही वाला था, लेकिन जैक किसी तरह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी चाकू से उसे मार देता है। बस कुछ ही सेकंड में जैक सभी को हराकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसी समय भीतर से एक और सोल्जर बाहर निकलता है और जैक को मारने के लिए बंदूक चलाने वाला था। लेकिन जैसे ही वह फायर करने वाला होता है, पीछे से एक लड़की आती है और उस सोल्जर की गर्दन काटकर उसे वहीं मार देती है। इस लड़की का नाम रिया है। रिया जैक के पास आती है और कहती है कि वह असल में अगस्त की टीम की ही सदस्य है। अगस्त ने उसे यहाँ जैक की मदद के लिए भेजा है। रिया आगे कहती है, जब तुम हवाई जहाज से पैराशूट से नीचे उतरे तब से ही मेरी नजर तुम्हारे ऊपर थी। मैं बस यह देख रही थी कि तुम इस खराब स्थिति में जीवित रह सकते हो या नहीं। अगर तुम किसी घटिया इंसान होते तो मैं तुम्हें यहीं मरने देती, क्योंकि इस मिशन में आगे आने वाली चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन तुमने खुद को साबित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। इसके बाद जैक और रिया धीरे धीरे शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वहाँ का एक जनरल उन्हें नजर लगा लेता है। जैक और रिया तुरंत एक चर्च में छुप जाते हैं। वहाँ उनका सामना सैमसन नामक एक व्यक्ति से होता है। सैमसन के पास एक बहुत महत्वपूर्ण नक्शा है जिसे कुछ मृत आंदोलनकारी बहुत सावधानी से छुपा कर रख चुके थे। सैमसन जैक और रिया दोनों को सीधा एक गैराज में ले जाता है। सैमसन उन्हें एक गाड़ी दिखाता है जिस पर वह काम कर रहा था। असल में सैमसन भी अगस्त का ही आदमी था। इसके बाद सैमसन नक्शे के बाकी रास्ते उनको समझाने लगता है और उसके पास रखे नक्शे के एक कोने में एक गुप्त कोर्ट भी था। अब मिशन के अगले चरण के लिए सैमसन अपनी गाड़ी तैयार कर देता है। इसी बीच रिया जैक के शरीर की चोटों पर दवा लगाती है, लेकिन इसी समय वहाँ का जनरल अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है। वे अंदर से सभी को बाहर आने का आदेश देते हैं। इसी बीच सैमसन जैक और रिया को गाड़ी में तैयार होने को कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। जनरल और उसके लोगों का ध्यान
ध्यान भटकाने के लिए जनरल सैमसन से कहता है कि अंदर जो लोग हैं उन्हें भी बाहर लाओ, लेकिन सैमसन जानता था कि अंदर कोई नहीं है। जनरल फिर अपने कुछ लोगों को अंदर भेजता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सैमसन सीधे जनरल पर फायर कर देता है, जिससे जनरल के साथी भी मर जाते हैं। दूसरी ओर सोल्जर अंदर जाकर जैक को देखते हैं, लेकिन इस समय रिया उन पर हमला कर देती है। वह गोली चलाकर सभी को मार देती है और बाहर अब भी सोल्जर सैमसन पर गोली चला रहे थे, जिसकी वजह से अंदर से कोई आवाज बाहर नहीं सुनाई देती। इसके बाद जब रिया और सैमसन वहां से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी उनकी गाड़ी में अचानक रेडियो तेज आवाज में बजने लगता है। अब रेडियो की आवाज सोल्जरों तक पहुंच जाती है और वे उसी इशारे पर टैंक के जरिए पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन इस बीच जैक और रिया वहां के एक दरवाजे को तोड़कर पीछे की तरफ अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। हालांकि सोल्जर वहां बहुत गोली चला रहे थे, लेकिन गाड़ी पर गोली का कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से जैक और रिया बहुत आसानी से उस जगह से भाग जाते हैं। लेकिन इसी समय वालकोप के कुछ सोल्जर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और वे तेजी से एक चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद सोल्जर भी उन पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन तब तक जैक समझ चुका था कि उनकी गाड़ी असल में बुलेट प्रूफ है, इसलिए उसने किसी चीज की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी लेकर वहां से कूदकर भागने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी दूरी पर कुछ और सोल्जर उनका पीछा करने लगते हैं, इसलिए बचने के लिए जैक अपनी गाड़ी लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। लेकिन जब सोल्जर उन पर एक बम फेंकने ही वाले थे, तभी वह बम किसी दूसरी गाड़ी पर लग जाता है, जो सड़क को ब्लॉक कर देती है और जो लोग बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे वे उस रास्ते पर आकर पलट जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक और रिया उस जगह से निकल जाते हैं और तेजी से एक टनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन तब भी दो सोल्जर उनका पीछा कर रहे थे। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा टैंक आता है और धीरे धीरे सोल्जर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी बीच रिया एक ग्रेनेड फेंक देती है और बाइक पर बैठे सोल्जरों की हालत खराब कर देती है। लेकिन अब भी टैंक उनका पीछा कर रहा था और उन पर हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन जैक इतनी तेजी से ड्राइव करता है कि टैंक का निशाना चूक जाता है और गलती से वह किसी और सोल्जर की गाड़ी को लग जाता है, जो जैक और रिया का पीछा कर रही थी। इस तरह जैक और रिया आखिरकार उस जगह से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल होते हैं। इसके बाद रात के समय वे एक सुनसान जगह पर शरण लेते हैं और आराम करने लगते हैं। इसी समय रिया उससे पूछती है, क्या तुम जानते हो कि हमारे पीछे इतने सारे लोग हमें मारने क्यों लगे थे? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हम उस पेंटिंग को हासिल करने वाले हैं। जैक तब कहता है, एक पेंटिंग के लिए इतना सब क्यों? ये पेंटिंग तो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इसके पीछे इतने लोग क्यों लगे हैं? रिया तब उसे बताती है, असल में वे लोग पेंटिंग के पीछे नहीं हैं, बल्कि वह पेंटिंग जिस लॉकर में है उस लॉकर के पीछे वे हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ पेंटिंग नहीं है बल्कि कई कीमती हथियार भी रखे हैं, जो वर्तमान दुनिया में बहुत कीमती हैं। इसलिए वालकोप भी उसका पता लगा रहा है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना होगा। इसके बाद वे दोनों फिर से उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच रिया जैक को एक कागज की नाव देती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हें बोट बहुत पसंद है, तो इसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जैक इसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि वालकोप अपने साथियों के साथ एक स्पेशल ट्रेन से उस पेंटिंग वाले लॉकर को खोजने जा रहा है। दूसरी ओर हम जैक और रिया को देखते हैं। वे दोनों मिलकर एक परित्यक्त जगह पर पहुंचते हैं। असल में वहाँ एक लॉकर है, लेकिन यहाँ आते ही रिया बहुत डर रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चूहे हैं। असल में चूहे एक तरह के इंसान हैं, जो कई सालों से इस जेल में बंद थे, लेकिन दुनिया के बर्बाद होने के बाद जब उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिला तो वे बहुत ज्यादा हिंसक हो गए और अब वे इंसानों को खा जाते हैं। इसी बीच ड्रे और जैक वहाँ की उस परित्यक्त बिल्डिंग में प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही वे उस लॉकर के पास पहुँचते हैं, वे देखते हैं कि लॉकर खुला हुआ है और उसमें कुछ भी नहीं है। जैक यहाँ बारूद की गंध महसूस कर रहा था, इसलिए वह समझ जाता है कि शायद यहाँ बारूद से विस्फोट करके लॉकर खोला गया है। शायद इस जगह से सब कुछ निकाल कर किसी और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। इसके बाद वे दोनों वहाँ के ऑफिस रूम में एक पुराना कैबिनेट ढूंढते हैं, जिसके पीछे एक नकली दीवार थी। जैक वहाँ एक बहुत पुराना नोटबुक भी ढूंढता है, जिसमें कुछ फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन उसे ड्रे समझ सकती थी। रिया तब जैक को ट्रांसलेट करके वहाँ मौजूद सब कुछ अच्छे से समझा देती है और यहाँ लिखे ऑर्डिनेट्स भी वह जैक को बता देती है। लेकिन जैक को लग रहा था कि इन कोऑर्डिनेट्स में कोई गड़बड़ है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई किसी को गुप्त खजाने के कोऑर्डिनेट्स नहीं बताएगा। शायद इसी कारण से उन ऑर्डिनेट्स को लिखा गया ताकि उन्हें और भी छुपाया जा सके। जैक तब सैमसन द्वारा दिए गए मैप के जरिए असली जगह खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी देखा जाता है कि चूहे बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं। जैक तुरंत उस कोड को सॉल्व करने की कोशिश करता है और अंत में बहुत कोशिश के बाद जैक उसे डिकोड कर ही देता है। अंत में वह जगह का नाम पता कर लेता है। जगह का नाम था सेंट्रल हाफ, जो कि एक बहुत फेमस जगह थी। इसी बीच देखा जाता है कि चूहे उनके बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन वे दोनों किसी तरह वहाँ के पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। जैक जब वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसने वहाँ एक बम फेंक दिया, जिसके कारण जैसे ही चूहे उस रूम में घुसे वहाँ एक बड़ा धमाका हुआ और वे मर गए। इसके बाद वे दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर सेंट्रल हाफ की ओर रवाना हो जाते हैं। इसी समय रिया अपने कुछ साथियों को फोन करके सेंट्रल हाफ आने को कहती है, जो कि असल में शहर के आंदोलनकारी थे। वहीं वोल्कॉप अपने साथियों के साथ एक जगह पर रुकता है और वहाँ पहुँचने के बाद जब वोल्कॉप वहाँ गाड़ी के पहियों के निशान देखता है तो वह अपने साथियों के साथ उन निशानों के पीछे चल पड़ता है। इस तरह वे ठीक उसी बिल्डिंग तक पहुँचते हैं जहाँ जैक और रिया ने वह नोटबुक खोजी थी। इसी बीच गॉर्नेज वहाँ उस नोटबुक को ढूंढ लेता है और उसमें एक मैप भी देखता
देखता है जिसके जरिए रिया और जैक ने सेंट्रल हाफ में वह जगह खोजी थी जहां असल में वह लॉकर है। लेकिन वॉलकॉप बहुत चालाक था। वह अपनी एक यूवी लाइट के जरिए वहां रिया के हाथ के निशान देखता है और इस तरह उसे उस जगह के बारे में पता चलता है कि उसका नाम सेंट्रल हाफ है। वहीं जैक और रिया किसी तरह सेंट्रल हाफ तक पहुंच जाते हैं। फिर वे दोनों मिलकर वहां का एक दरवाजा खोलते हैं और किसी तरह उस जगह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों मिलकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ किसी तरह की सुरक्षा नहीं थी। यहाँ तक कि जब वे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वे वहाँ कई चलती हुई मशीनें देखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देखकर जैक और रिया पूरी तरह चौंक जाते हैं क्योंकि ऐसी मशीनें बिना बिजली के किसी भी हाल में नहीं चल सकती थीं। लेकिन जैक सोचता है कि ये शायद सोलर पैनल से चल रही हैं। इसी बीच वे वहाँ अजीब सी आवाजें सुनते हैं। रिया वहाँ की ब्लूप्रिंट चेक करती है और देखती है कि यह आवाज असल में वहाँ मौजूद वॉल्ट के एयर सिस्टम से आ रही है, यानी वह गुप्त जगह असल में एक वॉल्ट है जहाँ उनके जरूरी सामान रखे हुए हैं। लेकिन इस आवाज के कारण जैक और रिया समझ जाते हैं कि वॉल्ट अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है और किसी ने इसे अभी तक नहीं खोला। जैक तब मैप देखकर प्लान बनाता है। वह कहता है कि हवा पाइप के माध्यम से अंदर जा रही है और इसी पाइप से वे वॉल्ट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस पाइप के बीच में फिर एक बहुत बड़ी पंखी थी। तब जैक कहता है कि वह सोलर पैनल ढूंढने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे बंद कर देने से पंखियां रुक जाएंगी। और जैक जैसे ही पाइप के पास पहुंचता है वह वहां एक बहुत लंबी रस्सी देखता है। वह तब उस रस्सी को एक दीवार के साथ मजबूती से बांध देता है। फिर जैक अपने बैग का इस्तेमाल करके एक सेफ्टी बेल्ट बनाता है। अब जैक उस रस्सी के माध्यम से धीरे धीरे वहां के सुरंग के जरिए नीचे उतर रहा था। जैसे ही जैक पंखी के बिल्कुल पास पहुंचता है वह देखता है कि पंखी अभी भी चल रही है, इसीलिए वह इंतजार कर रहा था कि पंखी बंद हो जाए। लेकिन इसी बीच देखा जाता है कि उसकी रस्सी फटने लगी। वहीं दूसरी तरफ रिया बहुत खोजबीन करके किसी तरह सोलर पैनल के सिस्टम तक पहुंच जाती है और वह तुरंत अपने बंदूक के माध्यम से सोलर पैनल को नष्ट कर देती है। इस बीच रस्सी टूटने के कारण जब जैक नीचे गिरता है तभी पंखी बंद हो जाती है, जिससे जैक इस बार बच जाता है। जैक तब जल्दी से वहां से जाकर एयर सिस्टम को देखने जाता है, लेकिन पूरी जगह पानी से भरी हुई थी। जैक फिर उस पानी में कूद जाता है और वह तैरते हुए बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है। लेकिन वॉल्ट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वह एक लोहे के दरवाजे से बंद था। इस बीच जैक की सांस बिल्कुल थमने लगी थी। जैक तब अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर किसी तरह उस दरवाजे का लॉक खोल देता है। फिर वह आखिरकार उस गुप्त जगह तक पहुंच जाता है। जैक वहां आसानी से मोनालिसा पेंटिंग पा लेता है। इसी बीच रिया भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वे देखते हैं कि यह मोनालिसा पेंटिंग असली नहीं थी। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर बम थी जिसके ऊपर मोनालिसा पेंटिंग लगाई हुई थी। जैक इसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन रिया इस बारे में पहले से जानती थी। उनको असल में यहाँ न्यूक्लियर बम लेने के लिए भेजा गया था। रिया तब जैक को बताती है, असल में अमेरिका जब जापान पर न्यूक्लियर बम गिराया था तो उन्होंने रूस के लिए भी एक बम रखा था और यही वह बम है। इसका असली मालिक असल में अगस्त बनना चाहता है, लेकिन अगस्त इसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं चाहता, बल्कि इसे सिकोप जैसे बुरे लोगों के हाथ से बचाना चाहता है, क्योंकि अगर यह उनके हाथ में चला गया तो कौन कब क्या करेगा कहना मुश्किल है। लेकिन जैक तब रिया से कहता है, सुनो रिया, तुम अगस्त पर कैसे भरोसा कर रही हो? आज के समय में किसी शहर में वो अच्छे नहीं हैं और उनके दिमाग में क्या है कहना मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि वोल्कोप के साथ जो बम है उससे अगस्त वही करना चाहता है जो वोल्कोप करना चाहता है। इसके अलावा वोल्कोप के खिलाफ जाकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आखिरकार आप देखोगे वही जीतेगा। इसी बीच वहाँ कुछ आंदोलनकारी आते हैं जो कि रिया के दोस्त थे, लेकिन उस समय जैक उन्हें कहता है, मैं अब इस सारे काम में खुद को नहीं डालना चाहता, तुम जो चाहे करो। ये कहकर जैक वहाँ से उस गाड़ी को लेकर निकल जाता है। लेकिन उसी समय वोल्कोप अपने लोगों के साथ सेंट्रल हाफ तक पहुंच जाता है और उस समय वोल्कोप के लोग वहाँ लगातार शूट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आंदोलनकारियों को भी उन्हें शूट करना पड़ता है। लेकिन वोल्कोप के लोग उन्हें भी वहाँ मार देते हैं। इसी बीच वोल्कोप ने उस वॉल्ट की चाबी पा ली थी, इसलिए वह जल्दी से अपने लोगों के साथ न्यूक्लियर बम की ओर जाता है और सीधे उसे अपनी ट्रेन में ले जाता है। दूसरी तरफ जैक रास्ते में रुक गया था और वहाँ वह उस छोटी नाव को देख रहा था जो असल में रिया ने उसे दी थी। इसे देखकर जैक को बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने अपना फैसला बदलकर फिर से वहाँ लौटने का फैसला किया और वहाँ वह कई लोगों के शव पड़े हुए देखता है। वह तब पागलों की तरह रिया को ढूंढने लगता है और सौभाग्यवश रिया अभी भी जिंदा थी। रिया तब जैक से कहती है, तुम बिल्कुल सही थे, हम जो कुछ भी करें अंत में वोल्कोप ही जीतेगा। लेकिन जैक तब रिया को भरोसा दिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी भी हाल में वोल्कोप को जीतने नहीं दूंगा, जरूरत पड़े तो मैं वोल्कोप की पूरी ट्रेन ही उड़ा दूंगा। फिर वे दोनों मिलकर कई बम अलग अलग जगहों पर लगाते हैं। ये बम असल में ड्रे और जैक के बैग में ही थे। वे अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें अपने साथ रखे थे। इसी बीच जैक तब ड्रे के साथ बाहर निकलता है और कुछ ही समय में वह पूरा बिल्डिंग पूरी तरह नष्ट हो जाता है जहां असल में न्यूक्लियर बम था। अब शाम के समय देखा जाता है कि अंधेरे के कारण वोल्कोप की ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन वोल्कोप यहाँ बहुत गुस्से में आकर वहाँ के कंडक्टर को गोली मार देता है। फिर देखा जाता है कि ट्रेन अब बहुत तेजी से चलने लगती है। फिर ट्रेन बहुत जल्दी एक पुल के पास पहुँचती है जहाँ जैक इंतजार कर रहा था। वह मौके का फायदा उठाकर पुल से सीधे ट्रेन पर कूद जाता है
फिर वह ट्रेन का दरवाजा खोलता है और वहाँ ग्रेनेड फेंकता है, जिससे वहाँ कुछ गार्ड मर जाते हैं। इसके बाद वह एक आदमी से बंदूक छीनता है और बाकियों को भी वहाँ गोली मारता रहता है। इसी बीच गोलीबारी की आवाज सुनकर ग्निज वहाँ आता है। ग्निज बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। एक समय ग्निज जैक को इतनी जोर से लात मारता है कि जैक सीधे उस न्यूक्लियर बम के पास गिर जाता है। इसी बीच ग्निज फिर से जैक को मारने आता है, लेकिन उस समय वहाँ वोल्कोप पहुँच जाता है और वह जैक को देखते ही उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जैक चालाकी दिखाते हुए ग्निज को अपने सामने रख देता है, जिससे गोली लगने पर ग्निज वहीं मर जाता है। फिर जैक मौके का फायदा उठाकर वोल्कोप पर हमला करता है। जैक कुछ कंपास की मदद से वोल्कोप के हाथ में छेद कर देता है और वहाँ से वह चाबी छीन लेता है। असल में यह चाबी न्यूक्लियर बम को एक्टिव करने की चाबी थी। दूसरी तरफ हम ड्रिया को देखते हैं। रिया जैक की बात के अनुसार एक निश्चित जगह पर कई बम सेट कर रही थी। फिर देखा जाता है कि यह एक और पुल था। जब वह ट्रेन पुल के बिल्कुल पास पहुंचती है, तभी वहां बम ब्लास्ट हो जाते हैं। इस बीच जैक बहुत पहले ट्रेन से कूद चुका था। वहीं वोल्कोप बम की आवाज सुनकर ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बम विस्फोट में आधा पुल पूरी तरह टूट गया, जिससे ट्रेन बहुत तेजी से पुल से सीधे पानी में गिर गई और वहीं ट्रेन पूरी तरह ध्वस्त हो गई। लेकिन यह सब देखकर ड्रिया वहां बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि जैक भी उसी ट्रेन में है। लेकिन ठीक उसी समय जैक ड्रिया के पास आता है और कहता है, अचंभा है, मैंने तुम्हारे लिए इतना मेहनत करके मिशन पूरा किया और तुम यहाँ खड़ी होकर रो रही हो। जैक को देखकर ड्रिया की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वह तुरंत जैक को जोर से गले लगाती है। इस घटना के बाद कुछ समय बीत जाता है। फिर हम इंग्लैंड में जैक को देखते हैं। वह सुरक्षित तरीके से वापस आ गया और आज आखिरकार न्यूक्लियर बम की चाबी अगस्त के हाथ में दे देता है। इसके बाद जैक अगस्त को बताता है कि बम असल में ट्रेन के साथ पुल के नीचे गहरे में गिर गया है, लेकिन केवल इसी चाबी के जरिए इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। अगस्त तब जैक से कहता है, क्या तुम वह बम मेरे लिए ले आओगे? लेकिन जैक उसे कहता है कि वह आज से ट्रेजर हंटिंग का काम पूरी तरह छोड़ देगा और अब वह नई शुरुआत करेगा। वह अब कभी भी किसी खतरनाक काम में खुद को शामिल नहीं करेगा। लेकिन अगस्त भी उसे कोई आपत्ति नहीं करता, बल्कि वह उसे उसके मिशन को पूरा करने के लिए एक बोट देता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का दृश्य देखते हैं, जहाँ जैक अपने उस बोट की मदद से एक बहुत खूबसूरत जगह पर घूम रहा है, जैसा कि वह अपने सपनों में देखता था। लेकिन अब वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ है ड्रिया। वे दोनों अब एक दूसरे को प्यार करके अपना बना चुके हैं और इसलिए वे दोनों नई जिंदगी के सपने देखने लगते हैं। तो इस तरह एक सुंदर एंडिंग के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।